हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हमारी जो क्लास है पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर इग्नू सोल एनसीएफ एंड 11-12 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी आपको पसंद आ रही है या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर बताइए। मैं और कोशिश करूंगी मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो हमारे जो यूनिट फर्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत में, तो उसमें हमारा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन राजनीति क्या है, राजनीति के दृष्टिकोण के बारे में हमने पढ़ लिया है। राजनीति के दो दृष्टिकोण थे, पहला था हमारा परंपरावादी दृष्टिकोण और दूसरा था हमारा आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरावादी तो बहुत छोटा टॉपिक था और जो हमारा आधुनिक था उसमें हमारा कई विचारधाराएं प्रचलित थी, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे विचारधाराओं के बारे में। तो ये हमारी तीसरी विचारधारा है, मार्क्सवादी और उदारवादी हमने पढ़ ली है। ठीक है, वैसे उसमें शक्तिवादी भी थी और 2-3 परिभाषा और थी, लेकिन हम तीन को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं एग्जाम के लिए, तो हम इन तीनों को ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है समुदायवादी विचारधारा क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसको सभी लिख सकते हैं एग्जाम के लिए, कोई भी स्टूडेंट कोई सी भी क्लास का देख रहा है, अगर आपके क्वेश्चन में बुक्स में ये टॉपिक है तो आप भी लिख सकते हैं। तो समुदाय विचारधारा थी क्या, ये देखेंगे। तो मानव की प्रकृति भावना सहयोग की नीति से जुड़ी है। तो जो हमारे समुदायवादी विचारधारा है, तो ये मानव की प्रकृति यानी हमारी प्रकृति या भावना या नीति सहयोग की नीति से जुड़ी है कि हाँ हम सहयोग करते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उससे जुड़ी है समुदाय। या आप ये समुदायवादी सी समझ में आ रहा होगा कि समुदायवाद होता क्या है। समुदाय होता क्या है, समुदाय में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता ना, एक व्यक्ति नहीं रहता समुदाय में, कई सारे व्यक्ति होते हैं। तो इसी कारण ये प्राकृतिक भावना यानी सहयोग की नीति से जुड़ी है। जब हम समुदाय में कई सारे लोग रहेंगे तो हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे, उनसे हम मदद लेंगे, उनकी हम मदद करेंगे, तो वो यही है समुदायवादी विचारधारा। तो ठीक है, आगे देखेंगे हम इस विचारधारा के संकेत अरस्तु के चिंतन में भी मिलते हैं। यानी अरस्तु इसमें क्या लिखते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। तो अरस्तु आपको पता होगा, ये अरस्तु जो है इन्होंने राजनीति का आविष्कार या पिता अरस्तु को ही कहा जाता है राजनीति का। ठीक है, या जनक भी हम बोल सकते हैं। राजनीति का जनक कौन है, तो हम लिखेंगे अरस्तु। पिता कौन है, वो भी अरस्तु। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के है लेकिन आंसर सेम ही है, एक ही है। ठीक है, अरस्तु ने कहा राज्य में व्यक्ति की स्थिति कैसी है। तो अरस्तु ने जो सवाल कहा पूछा है मतलब लिखा, तो वो ये लिखा कि राज्य में व्यक्ति की स्थिति कैसी है। तो इन्होंने बताया कि जैसे किसी के शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में अंग की कमी हो, तो राज्य में व्यक्ति की स्थिति कैसी है, जैसे शरीर में किसी अंग की कमी होना। ठीक है, जो व्यक्ति राज्य में रहने के योग्य नहीं है, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राज्य में रहने के योग्य नहीं है, या तो वो पशु है या फिर कोई देवता है, इनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, या फिर वो इतना आत्मनिर्भर है कि उसे राज्य की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसकी, इन्होंने आगे कहा क्या है। तो जो व्यक्ति राज्य में रहने के योग्य नहीं है, या तो इतना आत्मनिर्भर है कि उसे राज्य की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो वो पशु है या फिर कोई देवता है जिसको राज्य की जरूरत नहीं है। आमतौर पर जो हमें जरूरत होती है वो राज्य की होती है। सभी लोग हम राज्यों में रहते हैं, राज्यों में राज्य बनते हैं, फिर जिले गांव वगैरह सभी पहले तो सब राज्यों में एकत्रित होते हैं ना, तभी तो बाद में जिले वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अरस्तु जो थे उन्होंने मनुष्य को स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी बताया गया है। तो ये एक वाक्य है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि अरस्तु किसने कहा कि स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ने ये संज्ञा दी थी, स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, कौन, मनुष्य। ठीक है, तो आगे देखेंगे अर्थात मनुष्य अपने सामान्य हितों का ध्यान रख सकता है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य अपने सामान्य यानी जो हमारे सामान्य हित है, हमारे जो सामान्य क्या बोलते हैं समाज के प्रति मतलब मिलजुल कर हम रह सकते हैं। तो अरस्तु ने कहा जिसके कारण वह समाज में मिलजुल कर रहता है, यानी सामान्य हित होंगे हमारे, जब तो हम समाज में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे की सुनते हैं, हम बताते हैं अपनी बातें, तो वही यही है। ठीक है, व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं,
तो जो हम हैं यानी हम व्यक्ति है, तो हमारे जो समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं उनसे हम बंधे होते हैं, यानी बंधनों से बंधे होते हैं, जिसके कारण हम, ठीक है, व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं जिसके कारण व्यक्ति समाज के बंधनों से बंधा होता है, ठीक है। जो हमारे लिए कर्तव्य होते हैं समाज के प्रति, उन बंधनों से हम बंधे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जाति धर्म में भी आ जाती है, जाति धर्म वो भी बंधन है कि हाँ हम उसके घर का नहीं खाते, उसके घर नहीं जाते, दूसरे धर्म का है या दूसरी जाति का है, ऐसे भी बंधनों से बंधे होते हैं, ठीक है। समुदाय बंधुत्व है, भाईचारे की भावना रखता है। जो हमारा समुदायवादी, मैंने बताया था कि समुदाय क्या है, एक समुदाय में कई सारे लोगों को शामिल करना, यानी एक समुदाय में बहुत सारे लोगों का रहना समुदायवाद है, ठीक है। समुदाय जो है हमारा वो भाईचारे बंधुत्व को सहयोग करता है, ठीक है। जैसे कि समाज में हम रहते ही है तो हमारे आस पड़ोस जो है वो भाईचारे की भावना रखते हैं कि नहीं रखते, तो वही सब ये है, ठीक है। तो इनके जो ये रहा हमारी जो है समुदायवादी विचारधारा थी वो इतनी ही है, ज्यादा आपको याद नहीं करी, मैंने शॉर्ट में ही बताई है, तो सिर्फ आपको यही लिख के आना पेपर में भी, ठीक है। अब देखेंगे हम इनके मुख्य प्रवर्तक कौन है, यानी समुदायवादी के कौन मुख्य प्रवर्तक है, ठीक है, कौन कौन इसका सहयोग करता है। तो ये है रूसो, ग्रीन, चार्ल्स टेलर, ठीक है, तीन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनके बारे में इनका हम नाम लिख सकते हैं समुदाय विचारधारा में, ठीक है। अब आता है हमारा नारीवाद सिद्धांत। तो ये तो हमने कर लिया, समुदायवादी विचारधारा थी क्या, इसके बारे में हमने पढ़ लिया और लिख भी लिया। अब देखेंगे हम नारीवादी सिद्धांत है क्या, ठीक है। इसको पहले हम साफ कर देते हैं, आगे तब पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम नारीवाद सिद्धांत आखिर है क्या। तो नारीवाद सिद्धांत से समझ में आ रहा होगा कि महिला, यहाँ पे जो बात हो रही है वो महिलाओं से रिलेटेड हो रही है, यानी महिलाओं नारियों से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। उन सबसे रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है नारीवाद सिद्धांत में। नारी जो है वो महिला या औरत को ही कहा जाता है, ठीक है। तो नारीवाद सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांतकारों के पिछले कुछ वर्षों से नारीवाद आंदोलन को आकर्षित कर रहा है, यानी जो हमारे राजनीतिक सिद्धांतकार है उनको यह नारीवाद जो है बहुत आकर्षित कर रहा है, ठीक है। ये नारीवाद आंदोलन बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है क्योंकि उनकी स्थिति, जो महिलाओं की स्थिति है ना, वो आदिकाल से बहुत बेकार रही है, बहुत दयनीय रही है। उनको नीचे दबा के रखा जाता था और क्या बोलते हैं, समझा ही नहीं जाता था, मतलब कि औरत को, किसी को पुरुष प्रधान था, एक तो औरतों की चलती नहीं थी और पुरुष प्रधान की वजह से औरतों को दबा के ही रखा जाता, तो वही है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांतकारों के पिछले कुछ वर्षों से नारीवाद आंदोलन को आकर्षित कर रहा है। आदिकाल से ही नारियों की स्थिति काफी दयनीय रही है, वो घर का काम के साथ साथ बाहर का काम भी करती थी, फिर भी जो है वो नारी, मतलब अपने जो घर के बड़े बड़े मामले होते हैं उनमें हिस्सा नहीं ले पाती थी। यानी आपको पता ही होगा कि पहले नारी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे काम थे या मतलब वे किचन में भी नहीं जाती थी, तब उनको पीरियड्स होते थे तो उनको उससे दूर ही रखा जाता था, रसोई वगैरह से, ठीक है। तो वही सब इसमें दिखा रखा है नारी की स्थिति थी कैसी, घर के काम के साथ, बच्चों के काम के साथ, बच्चों को संभालना, उनको तैयार वगैरह करना भी, फिर भी उनको बाहर का खेती वगैरह का काम करना ही पड़ता था। तो इसमें आदिकाल से ही जो है नारी की स्थिति बहुत दयनीय या बेकार रही है। आगे देखेंगे हम, वह परिवार की सदस्य होकर भी घर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है। अब तो बहुत ठीक हो गए नारियों के बारे में, लेकिन जो पहले की स्थिति थी तो उसमें नारियां जो है बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती थी घरों के मामलों में। जो बड़े मुखिया लोग होते थे या पुरुष लोग होते थे वही सिर्फ अपना वो निर्णय सुनाते थे, महिलाओं की सुनते ही नहीं थे, ठीक है। वही सब यहाँ पे ना केवल समाज की परिस्थितियों से ही वंचित रही है, बल्कि जो महिलाएं हैं, पुरुष प्रधान समाज में भी महिलाओं की उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। यानी जो हमारा पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान, आपको पता होगा कि पुरुष प्रधान होता क्या है। पुरुष प्रधान होता है कि जब घर में महिला की ना चलकर, यानी महिला की नहीं चलती और वो पुरुष प्रधान होता है। जैसे कि हमारे आजकल के माहौल में भी देखे तो ज्यादातर पुरुष प्रधान ही मिलेंगे। वैसे तो अब महिलाएं भी अपने घर को संभाल रही है, घर को चला रही है, घर की जो बड़ी महिलाएं होती है वो भी पूरी महिलाएं प्रधान बन रही है। वैसे
लेकिन फिर भी ज्यादातर देखे तो पुरुष प्रधान ही है। तो पुरुष प्रधान के अनुसार ही महिलाएं चलती है कि हम महिला को कैसे, घर की महिला को कैसा करना होता है, कैसा नहीं करना होता। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर कि जैसे पुरुष प्रधान जो है, महिलाओं को अगर मना कर दे कि आप वहां नहीं जाओगे, अपनी बीवी को मना कर देता है कि आप वहां नहीं जाओगी, तो क्या है, वो एक रोक लगा रहा है। किस पर रोक लगा रहा है? वो रोक लगा रहा है महिला पर, ठीक है। तो वही जो है क्या है, पुरुष प्रधान, क्योंकि वहां पे पुरुष की चल रही है, महिला की ना चल के पुरुष की चल रही है, ठीक है। तो वही हमारा पुरुष प्रधान है, उसने अपनी बीवी को जाने से रोका, जबकि वो महिला थी, उसकी मर्जी थी, वो स्वतंत्र है, कानून में भी लिखा है कि वो स्वतंत्र है, वो जहां जाए उसकी मर्जी है। लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान समाज ने जो है महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय, बेकार कर रखी है, ठीक है। यही सब है। पुरुष प्रधान जो है वो अपनी चलाता है, अपने हुक्म देता है घरों में, और महिलाओं की नहीं सुनता। यानी अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी कर ले पुरुष प्रधान, ठीक है, लेकिन महिलाओं की नहीं सुनता। वही हमारा पुरुष प्रधान है। आज की स्थिति में भी देखें तो ज्यादातर हमें पुरुष प्रधान ही मिलेंगे, ठीक है। ये सब है इसमें। और सती प्रथा, बाल प्रथा और देवदासी प्रथा ने नारियों की स्थिति जो है और भी दयनीय कर दी है। एक तो यहाँ पुरुष प्रधान तो था ही, लेकिन जब सती प्रथा, बाल प्रथा और देवदासी प्रथा जो आई, वो और भी दयनीय होगी। क्योंकि सती प्रथा, आपको पता होगा कि सती प्रथा होती क्या है। सती प्रथा होती है कि जब उसका किसी बीवी, मतलब किसी महिला का पुरुष या पति मर जाता है, उसका वो मर जाता है, जब उसे चिता जलाया जाता है, यानी उसकी चिता के ऊपर बिठाकर उसे जिंदा ही जला देते थे। पहले के समाज में ऐसा होता था, ठीक है। तो ये हमारे भारत की सती प्रथा की बात हो रही है कि जैसे शिव, गौरी शंकर, उसमें शिव वो सती हो गई थी, उनको बोला था कि सती हो गई थी वो अपने पति के उसमें। वही सब है कि सती प्रथा होती क्या है, वही सती प्रथा है, ठीक है। कि अगर किसी महिला का पति मर जाए तो उस महिला का इस दुनिया में रहना, यानी उस दुनिया में रहना ही नहीं उसे, क्योंकि उसने अपने पति को मार दिया। ऐसा बोलते थे लोग कि वो अब जीकर करेगी क्या, है ना। बाल बच्चे छोटे होते थे, फिर भी लोग सती प्रथा का शिकार उन्हें कर ही देते कि जबरदस्ती, क्योंकि महिला को जीने ही नहीं देते थे सती प्रथा के कारण। अगर वह सती भी ना होए ना, तो पुरुष जो है ना, मतलब जो गांव के लोग होते थे, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। किन से दूरी बनाकर रखते थे? जो सती, यानी जिनके हस्बैंड मर जाते थे, या मतलब पति मर जाते थे, उनको जो है गांव से, समाज से दूरी बना कर रखते थे। जो पानी का कुआं है, पानी वहां से भरने नहीं देते थे, और खाना वगैरह भी नहीं खाने देते थे। वो बस वो महिलाएं जो है पूरे गांव की सेवा करती थी, जो भी करती थी दूर दूर से ही करती थी, और खाना पीना भी उन्हें ठीक से नहीं मिल पाता था। तो या तो वो सती हो जाती थी कि ऐसी जिंदगी से जीकर भी क्या फायदा, इससे अच्छा तो सती हो जाए कुछ। तो इसलिए महिलाएं सती होना पड़ता था, इसलिए। और कुछ जो रह जाती थी, जो सती नहीं होती थी, उनके साथ ये सब किया जाता था, ठीक है। सफेद साड़ी पहनना, खाना बिल्कुल सिंपल भेष में रहना, किसी संगीत या फंक्शन में ना जाना, तो वही हमारी सती प्रथा थी। बाल प्रथा भी आपको पता ही होगा कि छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा देते। अभी भी कहीं भी देखे तो कुछ गांव में या कुछ राज्यों में ये प्रथा अभी भी प्रचलित है। शायद राजस्थान, गुजरात, पता नहीं, वैसा होगी कहीं ना कहीं इनमें गांव, राजस्थान और गुजरात में छोटे छोटे बच्चों की 9-9 साल, 10-10, 12-12 साल, यानी नाबालिग बच्चों की शादी विवाह करवा देते हैं। तो वही हमारी जो होती है वो बाल प्रथा कहलाती है, ठीक है। और देवदासी प्रथा भी आपको पता ही होगा कि पहले जो महिलाएं होती थी वो राजा की देवदासी बनकर रहती थी, ठीक है। तो राजा होते थे, उनसे अपने सारा काम करवाते थे, या मतलब कुछ भी करवाते थे। देवदासी प्रथा उनके जहाँ लेके जाते थे वहां चली जाती थी। जैसे उसमें देखा होगा आपने सीरियल में, रजिया सुल्तान में, जब वो निजामुद्दीन औलिया जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तब जो उनकी दासी होती है, तो उनको भी बोलते हैं कि इन्हें भी इनके साथ दफनाया जाए, क्योंकि वो उनकी दासी थी, उनके काम करती थी, इसलिए इनके साथ दफनाया जाए। लेकिन जो रजिया बेगम होती है, रजिया सुल्तान होती है, वो उनको बचा लेती दासी को, ठीक है। क्या ये गलत है? जो रजिया हमारी पहली सुल्तान थी, भारत की महिला सुल्तान थी, वे ज्यादा दिन तक तो नहीं रह पाए, लेकिन फिर भी महिला सुल्तान उनका नाम आता है, पहली महिला सुल्तान भारत के, तो वो रजिया सुल्तान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नारीवाद सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे।
तो सती प्रथा, बाल प्रथा और देवदासी प्रथा ने भी नारियों को बहुत दयनीय कर दी थी उनकी स्थिति। तो लेकिन जो हमारा जो राजनीति वो रहे राजनीति विचारक, उन्होंने 1970 के दशक में नारियों की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किया है कि नारियों को मुक्ति दी जाए। नारियों को यानी हर प्रोग्राम या फंक्शन में, हर उसमें इनको भी शामिल किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, भी चुनाव में भी आजकल महिलाएं खड़ी हो रही है। 1970 के दशक से ही हुआ था, भले ही लेट हुआ, लेकिन स्थिति जो है महिलाओं की धीरे धीरे सुधर रही है। ठीक है, ये हम लिखेंगे। 1970 के दशक में नारी मुक्ति के सवालों को लेकर गंभीर सवाल का प्रयास किए गए हैं। ठीक है, सती प्रथा भी बंद हो गई, बाल प्रथा भी कुछ जगह है अभी, कुछ वैसे ज्यादातर तो देखेंगे नहीं मिलेगी। बाल विवाह भी कुछ जगह है और ज्यादातर देखेंगे तो नहीं है, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है, शायद गांव में हो तो हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति है कैसी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या है क्षेत्र में, महिलाओं की स्थिति क्या है। और राजनीतिक क्षेत्र में इनकी भागीदारी क्या है। ठीक है, और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी क्या है। ठीक है, इन सभी सवालों का अध्ययन होने लगा था। ठीक है, 1970 के दशक में। तो जब हमारे विचारक जो थे वे 1970 के दशक के राजनीतिक विचारक थे, तो उन्होंने इन सवालों का जो है राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्या है, और ठीक है, ये सब इनका मतलब इन सभी जो ये सवाल थे हमारे कि उनको भी उसमें लाना चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में भी उन्हें शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी जो राजनीतिक विचारक, इन सभी विचारकों ने, जो राजनीतिक विचारक थे, इन सभी सवालों का अध्ययन करना शुरू कर दिया 1970 के दशक से। तो अब वर्तमान में देखें तो महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हो गई है पहले से, लेकिन अभी भी कुछ पुरुष और महिला में भेदभाव करते हैं, लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, अभी भी है। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, अभी भी है, कुछ गाँव में तो कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, तो वर्तमान में हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति जो है राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। और हमारे जो राजनीतिक सिद्धांतकार है ना, वो ऐसे समाज का वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, एक मिनट, मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति समान होगा, यानी ना तो महिला पुरुष मतलब दोनों बराबर होंगे, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ऐसे समाज का निर्माण करने पर आ गए हैं हमारे राजनीतिक सिद्धांत जो है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें ऐसे
तो देखेंगे हम आगे राजनीतिक सिद्धांतकार है जो क्या कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये राजनीतिक सिद्धांतों का सवाल था। और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी कैसी है, इन सभी सवालों का अध्ययन सुनिश्चित होने लगा। यानी 1970 के दशक के बाद जो हमारे राजनीतिक विचारक थे, सिद्धांतकार थे, उन्होंने इन सभी सवालों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो महिलाओं की काफी बेहतर हो चुकी है। हर चीज में वो क्षेत्र में आगे है, जैसे जॉब करने में, नौकरी करने में, कहीं भी जाए, हाई कोर्ट जज वगैरह, IAS IPS सभी में जो है समान देखने को मिलता है जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है, पुरुषों से कम दी जाती है। बल्कि जो महिलाएं वो हमारी वो बहुत ज़्यादा काम करती है, फिर भी उन्हें पुरुषों से जो है सैलरी कम दी जाती है। तो वही सब उनका प्रयास है कि अभी भी सिद्धांतकारों का कि बिल्कुल बराबर का हक हो, यानी बराबर का अधिकार, यानी बराबर उन्हें हर चीज मिले। ठीक है, तो वर्तमान में राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है हमें। ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में सभी व्यक्ति समान होगा और राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में भी समान भागीदारी मिले। तो राजनीतिक क्षेत्र क्या था हमारा, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र हमारा वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, या जो भी राजनीति में हमारा आता है वो सब हमारा राजनीतिक क्षेत्र होगा। और समाज की बात करें तो समाज में हमारे आसपास के जो लोग हैं प्रथा को मानते हैं कि पुरुषों के महिलाओं के दोनों को बराबर का अधिकार नहीं देते हैं। यानी जैसे आप देखें तो शादी की बात करें तो लड़के को ज्यादा अधिकार देते हैं शादी का। ठीक है, कि लड़की पसंद है कि नहीं, लड़कियों से बहुत कम पूछते हैं। ये नहीं कहेंगे कि लड़कियों से नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है समाज में बराबरी का अधिकार आए, सभी को भागीदारी मिले, यानी अपना वर चुनने का अधिकार जब लड़के को हो तो लड़की को भी अपना वर चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हर इस समाज में अब ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया ही था कि आर्थिक क्षेत्र वो होता है जो सैलरी वगैरह, जैसे हम किसी कंपनी में कार्य करते हैं, भले ही हमारी ड्यूटी 9 बजे से 7 बजे तक की है, दोनों की 7 बजे तक की है, पुरुष की भी और महिलाओं की। ठीक है, जैसे हमारी ये महिला हो गई A और B हमारा पुरुष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों काम कर रहे हैं 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी महिलाओं को जो है सैलरी कम दी जाती है। माना कि हाँ महिलाएं थोड़ी सवेरा या उसमें भी चला जाती है, 7 बजे मान लेते हैं, सब महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है। पुरुषों के क्षेत्र में देखे तो महिलाओं को सैलरी कम क्यों दी जाती है, इसके बारे में भी वो मतलब बराबर का अधिकार हो, पुरुषों के बराबर इनको अधिकार हो, इन सब के बारे में कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को एक काम थोड़ी ना होता, फिर वो घर का भी तो काम करती है ना। तो वही सब पुरुषों को ज्यादा सैलरी मिलेगी, यहाँ पे महिलाओं को कम, या मतलब महिलाओं को थोड़ी कम दी जा रही है। जैसे पुरुष को 15 दी जा रही है तो महिलाओं को 10 दी जा रही है। यहाँ पे ऐसा इसको बराबर लाने का ये प्रयास कर रहे हैं, भागीदारी मिले कि बराबर हो सके। ठीक है, तो हमारा जो नारीवादी जो सिद्धांत था वो भी कंप्लीट हो चुका है, समुदायवादी सिद्धांत भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी सिद्धांत के बारे में आएगी। ठीक है, ये नारीवादी सिद्धांत हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन सिद्धांत के बारे में हमने भी अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो आएगी वो सिद्धांत के बारे में वीडियो आएगी। ठीक है, उसमें सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या होता है सिद्धांत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसकी जो है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।